सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूँ आपके साथ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज 8 सितंबर का दिन है और ये दिन पाक बहरिया के नाम है। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया का भारतीय नेवल बेस दबारका पर जो हमला हुआ था उसका नाम आज भी लिया जाता है। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया था और सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस को आग के ढेर में तब्दील कर दिया था, जिससे भारतीय एयरफोर्स का रडार भी जमी बोस हो गया था। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अपन कुछ बात करते हैं कोर्ट की खबर के हवाले से, जिसमें इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से खबर है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से, जहाँ पर परवेज़ इलाही का केस था। 9 मई के वाक़यात के हवाले से उसमें जो पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कि जिस्मानी रिमांड दिया जाए, अदालत ने उसे मुस्तरद किया है और जुडिशल रिमांड मंजूर किया है। इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के शाम अली अब्बासी हमारे साथ होंगे, उनसे हम डिटेल्स लेंगे। क्या है आज की समात का अहवाल, एहतशाम अपडेट कीजिएगा। आज की जो समात का हवाला वो बताएं तो चौधरी परवेज़ इलाही को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया था। जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन जो कि छुट्टी पर थे और बताया जा रहा था कि वो सोमवार वाले दिन आएंगे, लेकिन वो आज अचानक आ गए और जो है चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर राजन नवीद की जानिब से बज़ाहिर जो है पुलिस की जानिब से कोशिश की गई 10 दिन का जिस्मानी रिमांड और मांगा गया था, लेकिन अदालत की जानिब से ये सज़ा मंजूर नहीं हुई और सज़ा मुस्तरद करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल कर दिया गया 14 रोज़ा रिमांड पर जेल में। और चौधरी परवेज़ इलाही उसके बाद कुछ उन्होंने एप्लीकेशन भी जो है दी हैं अदालत में, जैसे कि उनके एक तो अंदर बी क्लास के लिए, उसके साथ साथ खाने का जो मामला है वो काफ़ी वो डिस्टर्ब थे, वो खाने की वजह से उन्होंने अंदर एक एप्लीकेशन दी है। और उसके साथ साथ जो है जो उनके रिश्तेदार हैं फैमिली मेम्बर से मिलने की, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, सारी दरख्वास्तें हैं वो अदालत ने मंजूर की हैं। कोड ऑफ कंडक्ट देखा जाए, जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन का तो बड़े दबंग जज हैं। इनके हवाले से कुछ दिन पहले तो सोशल मीडिया पे भी चीज़ें चलती रही हैं, क्योंकि अचानक वो छुट्टी पे चले गए थे, लेकिन जेनवन जो है उनके जो वाइफ का मसला है वो बीमार हैं, उस वजह से वो काफ़ी जो है परेशान थे, तो उन्होंने अदालत में हालांकि बता के गए थे, उसके बावजूद भी ये चीज़ें होती रही हैं। लेकिन आज देखें कि वो आए, प्रोसिक्यूटर ने बहुत ज़ोर लगाया, पुलिस ने ज़ोर लगाया, उसके बावजूद उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और उनको जुडिशल कर दिया है। और साथ साथ ही उनकी आज जो है बेल की दरख्वास्त भी लगाई गई उनके वकला की जानिब से। सरदार राजिक हैं, अली बुखारी, बाबर अवान ये अदालत में पेश हुए और उसके लिए भी जो है मंडे को नोटिस हो गया और मंडे को जज साहब जो है इसकी बेल के वाले से भी ये सुनेंगे। उसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही क्योंकि बड़ी देर जो है आज अदालत के अंदर बैठे रहें, तो हम भी उनके साथ बैठे रहें, कुछ थोड़ी सी गपशप हमारी हुई है उस हवाले से। तो एक तो जो मैंने उनको पूछा था कि आप क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या कोई आप पे ऐसा प्रेशर है, तो प्रेशर के हवाले से तो उन्होंने बात नहीं की। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि वो थैंक यू सो मच वेट कर रहे थे आज की समात के हवाले से। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करते हैं सियासी मंजरनामे की, जिसमें JUIF के रहनुमा और सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान सामने आया है इलेक्शन के हवाले से कि अगर पीपल्स पार्टी अपने वादे से नहीं मुकरती तो फिर इलेक्शन अपने वक्त पर हो सकते थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का मामला अभी भी सादा नहीं है, सीधा नहीं है और वाजे नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए और JUI का जो रिसेंट बयान सामने आया, मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है फैसल करीम कुंडी साहब। थैंक यू सो मच फैसल साहब, वेलकम टू द शो। अभी ये जो बयान दिया है मौलाना फजलुर रहमान ने कि अगर पीपल्स पार्टी अपने वादे से नहीं फिरती तो इलेक्शन हो चुके होते, इतना डिले ना जा रहा होता, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौलाना साहब जो है उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दी है और अपनी मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं भागी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी हमारे पार्टी के चेयरमैन ने कहा है बिलावल भुट्टो साहब कि हम इलेक्शन के लिए तो 60 दिन में भी तैयार थे। ये तो PDM की जमात ने 90 डेज कहा, तो हमने कहा 90 डेज में भी हम तैयार हैं। हम तो मई में भी जब पंजाब में एक शेड्यूल दे दिया गया था, हमने अपनी टिकटें तकसीम कर दी थी, वो वाहिद पार्टी पीपल्स पार्टी अपनी टिकटें तकसीम करके इलेक्शन कमीशन में जमा भी करा दी थी। बाकी जमातों ने तो गालिबन शायद नहीं करी थी और मौलाना साहब की जमात तो बिल्कुल ही गालिबन नहीं करी थी। लिहाजा PDM जब बनी थी उसकी बुनियाद पाकिस्तान की ठीक है। थैंक यू सो मच फैसल, अब आपका नुक्ता नजर आ गया है।
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अब हम बात करते हैं 8 सितंबर के हवाले से। तो 8 सितंबर की अहमियत इस हवाले से भी इंतहाई अहम हो जाती है कि ये आलमी खानगी का दिन है। तालीम किसी भी कौम की तरक्की का राज इन 5 हरूफ में पिन्हा है। तारीख शाहिद है कि कामयाबी और कामरानी हर उस कौम का मुकद्दर बनी है जिसने अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम और तरबियत पर रखी है। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो खानगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद भी यही है कि दुनिया भर के जो नाखानदा अफराद हैं उनको तालीम की अहमियत से रूशनास करवाया जाए। पाकिस्तान के इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक इस वक्त 64.4% शरह खानगी है पाकिस्तान की, जबकि सूबा सिंध की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 61.8% खानगी की शरह है। जबकि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 32% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और तमाम सूबों में सिंध दूसरे नंबर पर है, जहाँ सबसे ज़्यादा 44% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ख़वातीन की शरह की अगर अब बात करें तो 37% और मर्दों की शरह ये 27% है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में शरह खानगी में इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन ये इजाफा बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि हमारे यहाँ पर शोबा तालीम पर उस तरह से तवज्जो दी नहीं जाती जिस तरह से वो मुतकाज़ी है। हम शोबा तालीम पर तवज्जो देकर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस हवाले से हमें क्या करना होगा, किस तरह से हमें काम करना होगा तालीम को आम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम देने के लिए, बच्चों को किस तरह से हम स्कूलों में लेकर आ सकते हैं, वालिदैन को किस तरह से हम इंस्पायर कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो हम उनको दे सकते, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। इसी पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में आज मदऊ किया है। प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन मोहतरम काशिफ मिर्ज़ा साहब। थैंक यू सो मच काशिफ साहब आपके वक्त का। आज के दिन के हवाले से हमने आपको बुलाया शो में। आज के दिन की अहमियत आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के जो अदाद शुमार हैं, जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह है कि इतने सारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, वालिदैन को इस हवाले से इस पूरे लूप में रखने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। क्या कर सकते हैं मजमूई तौर पर? पहले तो बात ये कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से ये अवेयरनेस जो है, पहले तो मैथ लेवल के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम पाकिस्तान पूरी दुनिया में 161 नंबर पे हैं लिटरेसी पे, 192 कंट्रीज के अंदर। और जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसमें बेहतरी आने की बजाय अबतरी आती चली जा रही है। अभी जो आपने फिगर बताया था 60 आई थिंक 4 आपने कहा, लेकिन जो लेटेस्ट जो इस साल की 2023 की जो फिगर आए हैं, दैट इज वेरी अलार्मिंग कि ये 59.1% पे आ गई, यानी कि हम बेहतरी की जगह पे बदतरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे 25 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। अब आप आउट ऑफ स्कूल बच्चे और फिर लिटरेसी लेवल, ये दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो ये बहुत खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें गवर्नमेंट लेवल की मौजूदा या माजी में अगर हम देखें तो आपको दिखाई नहीं देता कि कोई बेहतरी है। 1.7% ऑफ द जीडीपी हम टोटल इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के अंदर, जबकि हमारा इस रीजन के अंदर और पूरी दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो 4 पॉइंट प्लस पे जीडीपी जा रहा है, जो कि लोग जिन्होंने अपनी कौमों को बेहतरी की तरफ ले जाना है, तरक्की की तरफ ले जाना है। आज हमारा हमसाया इंडिया जो है, जो चाइना है, वो चांद पे जा पहुंचे हैं, जबकि हम जो है अभी तक उसी वक्त पे अभी तक ये बैठे हुए हैं और अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो है एजुकेशन के ऊपर क्या होना चाहिए। 25 साल पहले हमारी जो आबादी थी उसमें 60% इजाफा हुआ है, जबकि हमारे गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो 1,52,000 से कम हो गए, 1,31,000 रह गए हैं। और हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की इसके अंदर कहीं पे हमें कोई प्रायोरिटी दिखाई नहीं देती। आज भी अगर हम देखते हैं तो 70% से ज्यादा स्कूल जो है गवर्नमेंट के, वो मिसिंग फैसिलिटीज के साथ है। तो 25 ये आर्टिकल फिर कहाँ स्टैंड करता है? ये तो एक ब्लेसिंग है। प्राइवेट स्कूल पूरे पाकिस्तान में 2,07,000 है, और जो कि गवर्नमेंट का 58% जो है वो शोल्डर पे उन्होंने अपने रखा हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारियां। और अगर आज गवर्नमेंट को एक बच्चे पे कॉस्ट 9,160 रुपए पर स्टूडेंट पर मंथ कॉस्ट आती है, और उसके बाद वो 70% मिसिंग फैसिलिटीज के बाद हालत ये है कि 77% हमारा बच्चा इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं बोल सकता, और इसमें भी 50% से ज्यादा वो बच्चे हैं जिनकी ऊपर उर्दू पढ़ने का भी जो है वो उसमें उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। और आपको ये भी पता होगा लाजमन के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है लिटरेसी का, उसमें यह है कि आप लिखना जानते हो, पढ़ना जानते हो, छोटे मोटे हिसाब किताब कर सकते हो। हम तो उसको भी लिटरेट मान लेते हैं जो सिर्फ अपना नाम लिखना या सिग्नेचर करना जानता है। तो ये बड़ी एक पैनिक पोजीशन है और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट पोजीशन है। इसमें सबको, सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को अपना अपना रोल प्ले करना है। और खास तौर पर
आने वाले इलेक्शनों में हमें उन तमाम पार्टीज का मुहासबा करना है जो जब इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो कहते हैं हम एजुकेशन के ऊपर 5% GDP खर्चेंगे, लेकिन जब उनको गवर्नमेंट मिलती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनको गवर्नमेंट मिलती है उन्होंने 2% भी नहीं खर्चा, और जो 2% रखा भी वो भी ब्लॉक एलोकेशन की नजर हुआ, तो जो जाहिर करता है कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं गुजारिश आपके इस चैनल से इरबाब इख्तियार तक करूंगा कि इस वक्त गवर्नमेंट को जो सोचना चाहिए 2025 तक हमें मजीद 25 लाख टीचर चाहिए, हमें 2 लाख नए स्कूल चाहिए, 2.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि पेंडेमिक के बाद जो मुल्क के अंदर हालात इस वक्त बन गए हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, बच्चे हमारे पेरेंट्स ने उठा के चाइल्ड लेबर का शिकार कर दिए। वो बच्चे इस वक्त पढ़ेंगे नहीं और बल्कि अपने माँ बाप की रोजगार का, रोटी रोजी का वो बंदोबस्त करेंगे, तो फिर वो कहाँ से बेहतरी आएगी? तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और इसमें बहुत अलार्मिंग सिचुएशन, खासतौर में मीडिया का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है कि वो इसमें अपना रोल बेहतरीन तरीके से प्ले करे। ठीक है काशिफ साहब, जिस तरह से आपने बात की थी ना कि मयार तालीम, कि हमने जो एक मयार सेट किया हुआ है कि ये तालीम याफ्ता है, ये खानदा शख्स है, इसको उसमें काउंट किया जा सकता है, विच इज़ वेरी बेसिक, उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं आपको लगता है? क्योंकि हम देख रहे हैं, जैसे आप भी फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है नहीं इस जानिब, तो अब किस तरह से जो एक हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, हम अपने तौर पर कोशिश कर सकते हैं, या फिर सिविल सोसाइटी आगे बढ़े? ओपन स्कूल्स होते हैं, जैसे कि तालीम बालगा का जिक्र किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि ये इफेक्टिव हो सके हमारी सोसाइटी में? देखिए, एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे हर लेवल के ऊपर मैंने गवर्नमेंट को बेशुमार अपने इसमें रिकमेंडेशन देखिए। पहली तो बात यह है कि ये एक सिंगल हैंडेड एफर्ट नहीं हो सकती, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी। इसमें गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को, पेरेंट्स को और तमाम तंजीमों को, एजुकेशन स्टेक होल्डर्स को अपना अपना रोल प्ले करना है। मैंने इसमें मौजूदा आर्मी चीफ और इससे पहले की जो गवर्नमेंट के जितने भी अरबाब इख्तियार और मौजूदा जो है उनको मुख्तलिफ टाइम पे रिकमेंडेशन देखिए। एक तो हमें ये जो फौरी तौर पर करने वाला काम है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं या पैसे खर्चना नहीं चाहते, दोनों सूरतों में आप एनवायरनमेंट दें। एनवायरनमेंट हमने माजी में देखा, जनरल जियाउल हक के दौर में उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करेगा प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो या इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, उन्होंने कहा कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी खोलें, आपको जो है सोर्स ऑफ इनकम की एमनेस्टी मिल जाएगी, एमनेस्टी डिक्लेयर होगी, प्लस आपको अगले 5 साल के लिए जो है वो टैक्स जो है वो एग्जाम्पशन मिलेगी। अब भी जरूरत है कि गवर्नमेंट 10 साल के लिए एमनेस्टी डिक्लेयर करे और 10 साल के टैक्स एग्जाम्पशन दे और कहे कि जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर ट्रेनिंग सेंटर या कोई रिसर्च सेंटर खोलता है उसके लिए ना उससे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा और ना उससे टैक्स कोई डिमांड किया जाएगा। आपको 2 लाख स्कूल मिल जाएंगे, 25 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा और हमारा 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल के अंदर आ जाएगा। दूसरा काम जो फौरी करने का है, मैथ्स लेवल के ऊपर हमें डिजिटलाइजेशन की जरूरत है। इस वक्त पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ रही है। दुनिया इस वक्त चांद और चांद से आगे मार्स पे, और अब तो जो है वो सूरज के पास भी जो है वो अपने मिशन भेजने की जो है वो प्रोग्राम तैयार कर चुकी हुई है। हमें फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे अपनी नस्ल को बचाने के लिए और अपनी मुल्क को उस तरक्की के धारे में लाने के लिए फोकस करना पड़ेगा एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। इस वक्त इंडिया $180 बिलियन जो है पर ईयर वो आईटी एक्सपोर्ट से कमा रहा है, जबकि बदकिस्मती हमारे पाकिस्तान में 2.4% आईटी एक्सपोर्ट हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम फोकस करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और कम से कम 5% जीडीपी जो है वो एलोकेट करें, और सिर्फ एलोकेट ना करें, उसको खर्चे और साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में हम लेके आए। हम अपने नौजवानों को इंगेज करें, हम उनको स्टार्टअप के लिए लेके जाएं। इन सब के लिए आपको एजुकेशन, आपको इन्वेस्टमेंट, और फिर जो अब जो आर्मी चीफ को मैं इस बारे में सलूट करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिया है जो खास तौर पे इन्होंने फैसिलिटेशन काउंसिल्स बनाई हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो लेकिन उसके लिए जितनी देर तक आपकी लोकल इन्वेस्टर जो है ऑनबोर्ड नहीं होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर में इतमाद नहीं आएगा। तो ये बड़ा खुशाइंद है हमारे आर्मी चीफ ने $100 बिलियन का जो प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, और वी होप कि अब इस तरह के कुछ मंसूबे शुरू हो सकें। टैक्स एग्जम्पशन के हवाले से आपने बात की, इन आसानी पैदा की जा सके स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के हवाले से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में दाखिल हो और तालीम हासिल कर सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन, हम एक और अहम खबर की बात करते हैं। ये भी अलमिया है पाकिस्तान का, और अभी तक इस बीमारी पर मुकम्मल तौर पर काबू भी नहीं पाया जा सका। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कराची और पेशावर से जो हासिल किए गए माहौलियाती नमूने हैं
हैं उनके अंदर पोलियो की तस्दीक हुई है। पोलियो वायरस के हवाले से केसेस बहुत कम हो गए थे, उस पर गवर्नमेंट काम भी कर रही है, लेकिन एक मरतबा फिर ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो गई है, ख़ासतौर पर कराची शहर और पेशावर की। इन दोनों शहरों की सूरत हाल के हवाले से हमें हमारे नुमाइंदगान ज्वाइन करेंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी मरियम हसन और पेशावर से आसिफ शकूर हमें ज्वाइन करेंगे। मरियम, ये बताएगा कि कराची में जो नमूने हासिल किए गए हैं किन इलाकों से हासिल किए गए हैं और क्या रिजल्ट्स हैं और क्या बताया गया, इसकी डिटेल्स क्या हैं? देखिए, गुज़िश्ता माह अगस्त में जो है तकरीबन कराची के तमाम ही इजला से एनवायरमेंटल सैंपल्स जो हैं वो लिए गए थे, जिनमें से किमाड़ी से जो है एनवायरमेंटल सैंपल पोलियो के लिए जो लिया गया था वो पॉजिटिव आ गया है। याद रहे कि ये मार्च में भी रवां साल एनवायरमेंटल सैंपल्स जो है वो लिए गए थे और जिला गरबी में भी जो है एनवायरमेंटल सैंपल जो है पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से जो है अब यहाँ पर कराची में मंथली एंटी पोलियो कैंपेन जो है वो की जा रही है। लेकिन 2020 जुलाई से सिंध समेत कराची में पोलियो का कोई केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हो सका है। अलबत्ता एनवायरमेंटल सैंपल्स जो हैं वो जरूर पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट समेत जो है दीगर इदारे हैं वो बहुत ज्यादा मुतहरिक भी हुए हैं और फौरी तौर पर जो है एंटी पोलियो कैंपेन जो है वो रवां साल से जो है वो शहर भर में जारी है। अलबत्ता जो इनकारी पेरेंट्स हैं जो रिफ्यूज करते हैं पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाने के लिए बच्चों को, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयां भी की जा रही है। सेकेंडली उनको अवेयरनेस सेशन भी जो है उनके लिए किए जा रहे हैं, लेकिन जो रिफ्यूजल के केसेस हैं उनके अंदर खातिर खा कमी जो है ताहाल नहीं आ सकी है, जिसकी वजह से जो है अब तक एनवायरमेंटल सैंपल्स भी जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन कैंपेन मंथली जारी होने की वजह से जो है अब तक जो है कोई भी 2020 से अब तक जो है 2023 तक जो है कोई भी पोलियो केस जो है वो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि अभी इस हवाले से कोई केस सामने नहीं आया कराची से। हम पेशावर का रुख करते हैं, आसिफ हमारे साथ हैं। आसिफ, बताएगा पेशावर से भी माहौलियाती नमूने लिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि जो वायरस का टेस्ट है वो मुस्बत आया है, ये किन इलाकों में है, कितना रेशो है, क्या कहा गया इस हवाले से? पेशावर में बेसिकली तो एक इलाका है शाहीन मुस्लिम टाउन, ये बहुत ज़्यादा जो है इस इलाके में हमेशा से जब भी नमूने हासिल किए गए हैं NIH की जानिब से, तो इसमें हमेशा से पोलियो जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90% जो है रिजल्ट पॉजिटिव आता है इस इलाके का। ये इस इलाके में जो है ये काफ़ी जो है एक चैलेंज है। दूसरा इलाका जो है वो आप जो है ये जो कबायली अजला है उन इलाकों में से एक इलाका है नरे खौड़, वहाँ से जो है ये पॉजिटिव आए हैं, ये पोलियो के जो पानी के नमूने लिए गए हैं। और जो NIH के माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये जनियाती तौर पर जो ये वायरस है ये अफगानिस्तान में पाए जाने वाले वायरस के साथ जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि पेशावर और जो कबायली इलाके हैं ये बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ जो है कि मिलते हैं और वहाँ से जो पानी का अखराज होता है या वहाँ से जो पानी आता है या जो अफगानी यहाँ पर आते हैं, तो उन मामलात की वजह ये लोग कहते हैं कि वहाँ से ये जिन्याती तौर पर जो है यहाँ से मैच होता है। अब रह गई बात इस बात की कि ये जो थ्रेट है ये किस हद तक जो है हो रहा है, उसकी सबसे ज़्यादा वजह जो है वो ये बताई जाती है कि इस वायरस को जो है जो माहिरीन आते हैं इस्लामाबाद से और दीगर जगहों से, तो वो चेक करते हैं, पानी के नमूने लेते हैं और तकरीबन बाकी जो पेशावर का एरिया है तो वो माहिरीन कह रहे हैं कि अब काफ़ी क्लियर हो चुका है। सिर्फ ये इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर आबादी भी जो है वो अफगानियों की है, मुहाजिरीन की है, इस वजह से यहाँ पर जो है ये मुतासरा ठीक है और उनकी तरफ से रेजिस्टेंस भी सामने आती है। पोलियो टीमों को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है और इस चीज़ का खात्मा बहुत ज़रूरी है ताकि पोलियो का खात्मा हो सके। थैंक यू सो मच आसिफ, अपडेट कर रहे थे साम खबर के हवाले से। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और कराची के एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो हम बात करते ही हैं, लेकिन कुछ बुनियादी मसाइल भी हैं जिनका हल बहुत ज़रूरी है और उनकी निशानदही हम वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। शहर कायद में सबसे बड़ा मसला मेन हॉल का है। हॉल में जिस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे गटर में गिर जाते हैं, जाबहक हो जाते हैं, अभी तक गटर के ढक्कनों के हवाले से कोई भी उस हवाले से काम सामने नहीं आया और ये बताया जा रहा है कि अभी भी रिसेंटली भी ये वाक़यात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से भी हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि बच्चों की इन जानों को महफूज किया जाए, यहाँ पर मैन होल्स को एटलीस्ट ढक दिया जाए ताकि ये मसाइल दोबारा जन्म ना ले। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।